आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि हम अस्थमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास इस साल दर्शकों के बहुत से ऐसे सवाल थे और आज हम डॉक्टर मुकेश गुप्ता से इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। मगर उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। इंडिया में 1 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं और उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोज रह जाते हैं। इसी के साथ साथ अस्थमा बच्चों में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और इंडिया वर्ल्ड अस्थमेटिक डेथ्स में नंबर 1 कंट्रीब्यूशन देता है। तो सर, जैसे हमने जाना कि इंडिया में 1 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं और उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोज रह जाते हैं। तो आप लोगों को बताएं कि अस्थमा एक्चुअल में है क्या और वो कैसे हो जाता है। मुस्कान, अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा बेसिकली हमारे जो सांस की नलियाँ हैं उसकी एक बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि सांस की नलियों में सूजन आ जाता है, उनमें बलगम भरा हुआ रहता है और उनकी जो दीवारें होती है वो मोटी हो जाती है, क्योंकि जो उनकी मसल्स है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि उनका साइज बढ़ जाता है। इस सब से जो सांस की नलियों में हवा के आदान प्रदान के लिए जो रास्ता होता है वो बिल्कुल सकड़ा होता है। लेकिन ये इस तरह से होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब हमें सांस की समस्या आती है। और इसी कारण से जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब हमें छाती में कई बार सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो अस्थमा में हमारी सांस की नलियों में सूजन और इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण ये हमें समस्याएं आती है अस्थमा की। तो अगर हम बात करें कि अगर मुझे अस्थमा है तो क्या ये मेरे साथ साथ जो मेरे घर में रहते हैं उन लोगों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? अगर हम अस्थमा की बात करें तो आमतौर पे जैसे बाकी इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन की तरह अस्थमा एक से दूसरे लोगों में नहीं फैलता। लेकिन एक ही फैमिली की हम बात करें, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं जेनेटिक कनेक्शन है, उनमें आनुवंशिक गुण कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, तो आनुवंशिक गुणों के कारण उनमें अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक दूसरे लोगों में ये नहीं फैलता जैसे बाकी इन्फेक्शन फैलते हैं। जैसे अस्थमा और एलर्जी हमने सुना है बहुत हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो क्या अस्थमा और एलर्जी दोनों मतलब किस तरह रिलेट करते हो? नहीं मुस्कान, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अक्सर ऐसा होता है कि एलर्जी और अस्थमा में बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि एलर्जी एक बीमारियों का एक फैमिली है, एक परिवार है, और इस परिवार का मुखिया अस्थमा है। यानी कि एलर्जी परिवार की सबसे गंभीर बीमारी अस्थमा है, जो कि कई बार जानलेवा भी हो सकती है। एलर्जी परिवार की बाकी बीमारियों में शामिल है, जैसे कि एलर्जी की जुकाम, स्किन एलर्जी, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी यानी कि फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी, इंसेक्ट एलर्जी, ये सभी एलर्जी के परिवार की बीमारियां हैं। और सबसे गंभीर बीमारी इसमें अस्थमा है। इसीलिए हम देखते हैं कि अस्थमा के बहुत सारे मरीजों में भी एलर्जी से जुड़ी हुई बाकी बीमारियां भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम अस्थमा की बात करें, सभी अस्थमा के मरीजों में अस्थमा का कारण एलर्जी नहीं होता। अगर हम 100 मरीजों की बात करें अडल्ट में, तो 100 अडल्ट में अस्थमा होता है लगभग 60 से 80% को एलर्जी के कारण। बाकी 30 से 40% जो अस्थमा होता है उसके बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, हार्मोनल चेंजेज है, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, ये सभी कारण होते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में 80% से भी ज़्यादा एलर्जी का अस्थमा ही होता है। तो ये रिलेशन है एलर्जी और अस्थमा का। अगर हम पूछें कि अस्थमा एक कॉमन अस्थमा ही है या उसमें भी कुछ अलग अलग तरह के मतलब टाइप्स होते हैं? जैसे हमने एलर्जी और नॉन एलर्जिक अस्थमा की बात करी, तो अस्थमा के कई प्रकार होते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो तो यही है, एलर्जिक अस्थमा या नॉन एलर्जिक अस्थमा। एक और होता है इंट्रिंसिक अस्थमा या एक्सट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा का मतलब ये है कि जब आपको कोई भी ऑब्वियस कारण नहीं मिले अस्थमा का, तो उसको इंट्रिंसिक अस्थमा बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो है कि जब आपको कोई ना कोई उसका कारण मिल जाता है। इसके अलावा होता है कि ओबेसिटी इंड्यूस अस्थमा, जो मोटे लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डाइट और उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिसके कारण उनमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, इसी के कारण उनको अस्थमा होता है, तो वो ओबेसिटी इंड्यूस अस्थमा होता है। इसी के अलावा कई प्रेगनेंसी में अस्थमा होता है जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। तो इस तरह से बहुत सारे अस्थमा की क्लासिफिकेशन है, पर सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाने वाला है वो एलर्जिक वर्सेस नॉन एलर्जिक अस्थमा ही है। हमने अभी एलर्जी की बात करी, तो जिसमें हम जानते हैं कि एलर्जी के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, तो उसमें कुछ खान पीन के भी ट्रिगर होते हैं जिसमें एलर्जी हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसे कोई अस्थमा में भी कोई ऐसे ट्रिगर्स है खान पीन के जिससे अस्थमा बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता हो? अगर हम अस्थमा के ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि अस्थमा चूँकि हमारे सांस की नलियों की समस्या है, तो वो ट्रिगर जो हमारे सांस के द्वारा लंग्स में जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है।
इन ट्रिगर्स में शामिल है जैसे कि डस्ट जो हमारी सांस के द्वारा नाक में और हमारी लंग्स में जाती है, इसी तरह से पोलन्स वो भी हमारे सांस के द्वारा नाक और फिर छाती में जाते हैं, और इसके अलावा स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ये सभी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे सांस के द्वारा हमें प्रभावित करती है और अस्थमा का कारण बनती है, ट्रिगर बनती है। लेकिन हाँ, कई बार फूड भी अस्थमा के ट्रिगर का काम करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को GERD की समस्या होती है, यानी एसिडिटी की समस्या होती है, इन लोगों में उनकी सांस की जो नलियाँ हैं उसमें भी फूड का असर होता है, यानी बहुत मिर्च मसालेदार वो खाना खाते हैं तो उनको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि एसिडिटी के कारण उनका ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोगों में फूड एलर्जी होती है, फूड एलर्जी के कारण हमें GIT यानी हमारे पेट में भी समस्या हो सकती है और उसके कारण हमारी सांस की नलियों में भी समस्या होती है। तो नो डाउट अगर किसी को ट्रू फूड एलर्जी है तो वो भी एक अस्थमा के ट्रिगर का काम करती है। सर, जैसे हमने बात की एयर पोल्यूशन की, तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या एयर पोल्यूशन भी एक कारण हो सकता है? आप मतलब मुझे पहले अस्थमा नहीं हो बट एयर पोल्यूशन बढ़ने के कारण मेरे अंदर अस्थमा बन जाए। मुस्कान, फिर से ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एयर पोल्यूशन और अस्थमा का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जिन लोगों में अस्थमा नहीं भी है उनमें अगर एक्सेसिव एक्सपोजर है एयर पोल्यूशन का तो उससे अस्थमा काफ़ी ज़्यादा होता है। खासतौर पर छोटे बच्चे, अभी पिछले कुछ दशकों में, पिछले 10 से 20 साल में खासतौर पर ये नोटिस किया गया है कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जो चाइल्डहुड अस्थमा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और इसी तरह से जो अडल्ट अस्थमा है उनमें भी पोल्यूशन के कारण अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अस्थमा ज़्यादा होने के साथ साथ पोल्यूशन के कारण होने वाला अस्थमा वो थोड़ा मुश्किल होता है इलाज में, क्योंकि इस अस्थमा में जो इनहेलर्स हम देते हैं उनका उतना बेहतरीन असर नहीं आता, क्योंकि जो अंदर केमिकल प्रोसेस चलता है अस्थमा का वो डिफरेंट होता है पोल्यूशन इंड्यूस अस्थमा में। अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो एलर्जिक अस्थमा में इओसिनोफिल नाम की एक सेल होती है जो एलर्जी करती है और एलर्जिक अस्थमा होता है, लेकिन जो पोल्यूशन के कारण होने वाला अस्थमा है वो न्यूट्रोफिलिक अस्थमा होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि न्यूट्रोफिलिक अस्थमा है, इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू इओसिनोफिलिक अस्थमा। इओसिनोफिलिक अस्थमा है एलर्जिक अस्थमा, और जो न्यूट्रोफिलिक अस्थमा है वो नॉन एलर्जिक अस्थमा है, इसीलिए नॉन एलर्जिक अस्थमा को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अभी आपने बात की अडल्ट्स में जो है अस्थमा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि आजकल की जो जेन-ज़ी जनरेशन है वो स्मोकिंग और वेकिंग बहुत ज़्यादा ऐसे प्रमोट कर रही है। हर जो भी आप कॉलेज स्टूडेंट देखेंगे वो या तो स्मोक कर रहे हैं या वेप कर रहे हैं। इवन उन्होंने वेपिंग को स्मोकिंग का एक सब्स्टिट्यूट बना दिया कि वेपिंग बहुत सेफ होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग अगर कोई नॉन स्मोकर है, अगर उसके आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो वो भी देखा जाता है कि उससे भी अस्थमा उनमें ट्रिगर हो जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्मोकिंग करने से उनके क्या लंग्स के साथ साथ उनके पूरे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? अब मुस्कान, अगर हम स्मोकिंग का हमारी हेल्थ के ऊपर असर की बात करें तो लंग्स में तो स्मोकिंग का असर आता ही है, जैसे कि अस्थमा होता है, इसके अलावा COPD भी होता है। COPD वो बीमारी है जो अस्थमा से थोड़ी डिफरेंट है, इलाज हालांकि काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन COPD और भी गंभीर बीमारी है जहाँ पर दवाइयों का असर उतना बेहतर नहीं होता। तो COPD एक चीज़ है। इसके अलावा जो स्मोकर्स में होने वाला अस्थमा है वो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो केमिकल प्रोसेस बॉडी में होता है वो डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी स्मोक किया है, यानी कि अगर आज मैं स्मोक करता हूँ तो मेरे ग्रैंड सन्स होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनको अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये अस्थमा अगेन मुश्किल होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्मोक करता है तो ऐसी महिलाओं के जो बच्चे होंगे उसमें अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन महिलाओं में मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाएंगे, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कई बार तो जन्मजात विकृतियां जिनको हम कंजेनिटल एनोमलीज बोलते हैं वो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तो सर्वविदित है कि स्मोकिंग के कारण हमें लंग कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्मोकिंग का असर केवल हमारी लंग हेल्थ पे ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो अस्थमा है वो पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल बच्चों में बहुत डायग्नोस किया जा रहा है। तो अगर मेरा अगला सवाल यही है कि क्या जो स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स ले सकते हैं जिससे जो उनका बच्चा है वो अस्थमा से प्रिवेंट कर पाए, उसको अस्थमा ना हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मुस्कान, बच्चों की अगर हम बात करें तो
पुरानी जनरेशन के मुकाबले नई जनरेशन में अस्थमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसका एक कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं पुरानी जनरेशन के मुकाबले जो बच्चे हैं इनमें एक्सरसाइज की कमी है। आजकल हम शहरों में देखते हैं कि छोटे छोटे घर है, आसपास या तो पार्क होते ही नहीं है, अगर पार्क है तो वहाँ सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता, इसलिए अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को पार्क में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार कोई साथ जाने वाला अटेंडेंट नहीं होता, जाने की सुविधा नहीं है। तो इन बहुत सारे कारणों की वजह से बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती, और जब बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, इसके कारण भी अस्थमा बढ़ जाता है। और इसके साथ ही स्ट्रेस को अगर हम देखेंगे तो मॉडर्न लाइफ में कहीं की पेरेंट्स में स्ट्रेस रहता है, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, इस स्ट्रेस का भी बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसके कारण उनमें अस्थमा ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन के लिए पहली चीज़ तो ये है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें, जिससे कि उनकी ओवरऑल लंग हेल्थ बेटर हो। इसके साथ ही जो घर का वातावरण हम रखें वो फैमिली का अगर एक हार्मोनियल एनवायरनमेंट है, हैप्पी एनवायरनमेंट है, तो बच्चे में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, तो उसमें अस्थमा होने के चांसेस निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे। इसी के अलावा अगर हम डाइट पे फोकस करें, आजकल हम सभी देखते हैं कि बच्चों में पैक फूड, फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है, और ये इन्फ्लेमेशन लंग्स के साथ साथ पूरी बॉडी में भी होता है। तो अगर हम अच्छी डाइट रखेंगे तो भी अस्थमा कम हो जाएगा। तो अगर हम इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें तो निश्चित तौर पे बच्चों में हम अस्थमा को प्रिवेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। सर, जब हम बात कर ही रहे हैं कि हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, तो क्या कोई इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है कि कंट्रोल करना, और अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल करने का मतलब है कि सबसे पहले जो केमिकल प्रोसेस हमारी सांस की नलियों में चल रहा है उसको कंट्रोल करना, यानी कि केमिकल प्रोसेस, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ऐसी जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो, उसका असर तेज़ी से हो और कम से कम दवा में हमारा काम हो जाए। और ये सब कुछ संभव है इनहेलर्स द्वारा। जो इनहेलर्स हम इस्तेमाल करते हैं अस्थमा में, वो इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो बहुत कम दवा में हमें तेज़ी से असर होता है, क्योंकि इनहेलर जब हम लेते हैं तो इनहेलर सांस के द्वारा अंदर लिए जाते हैं और दवाई तुरंत वहाँ पहुँचती है जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो ये तेज़ी से असर करता है। तो इसलिए अस्थमा का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स होते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये इनहेलर लगातार 2 से 3 महीने लेने के बाद आपके जो सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन चलता है वो पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमने बात करी दूसरे फैक्टर्स की, जैसे कि डाइट, लाइफस्टाइल और एयर पोल्यूशन है, इन सब के ऊपर हमें फोकस करना होगा। अगर इन सब पे हम फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं और क्योर करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सर, अभी आपने बात करी कि डाइट जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है, तो अगर हम अस्थमा ट्रीट करने की जर्नी पर हैं ही, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, इन्हेलर ले रहे हैं, तो इन्हीं के साथ साथ क्या ये ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट पे भी उस पर एक अलग से ध्यान दें कि हाँ, हमें ये अवॉइड ही करना है और हमें ये खाना ही है अपनी डे टू डे लाइफ में? मुस्कान, ये डाइट का थोड़ा सा ट्रिकी एक पॉइंट है। ज़्यादातर अगर हम बात करें मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स की, यानी कि एलोपैथी में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि डाइट का कुछ खास असर नहीं होता, और ये तब तक सही था आज के लगभग 1 से 2 दशक पहले तक। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है, यानी कि पिछले 10 सालों में जितनी भी रिसर्च आई है, वो ये बताती है कि डाइट का अस्थमा के कंट्रोल पे एक बहुत ही बड़ा असर होता है। क्योंकि अगर हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल है जैसे कि पैक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये ऐसी डाइट हमारे बॉडी में चलने वाले इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और इस इन्फ्लेमेशन के कारण जो हमारा अस्थमा का कंट्रोल है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम डाइट को बहुत ही अच्छी रखें। अगर हम डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ शुगर्स एवं पैक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम रखेंगे, तो ये हमें अस्थमा कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो ये तो बात हुई कि टाइप ऑफ डाइट की हम क्या खा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। जैसे कि अगर हम डिनर बेड टाइम इंटरवल, यानी रात के खाने और सोने का इंटरवल अगर 3 घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी लंग हेल्थ के लिए। और पुराने समय में जैसे जैनिज्म में बात आती है कि सूर्यास्त से पहले हमें खाना खाना होता है, और इवन हमारे धर्म में भी है कि भाई खाना हमें जल्दी खाना है, जल्दी खा के हमें जल्दी सोना चाहिए। तो अगर हम डाइट में डिनर बेड टाइम का इंटरवल भी प्रॉपर रखते हैं
तो वो हमारे पेट को अच्छा रखता है, और पेट को अगर अच्छा रखेंगे तो हमारे एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी, और एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी तो इन टर्न हमारा अस्थमा का कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हुए मैंने अभी जब वर्ल्ड अस्थमा डे की बात चल रही थी इन दिनों, तो मैंने रिसर्च करी और रिसर्च में मैंने जाना कि जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड अस्थमेटिक डेथ्स में 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे कि अस्थमा अटैक्स इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि उन्हें एक्चुअल में क्या स्टेप लेने हैं जब उनको अटैक आ रहा है, या उनके आसपास जो लोग हैं उनको क्या स्टेप्स लेने हैं कि वो इमरजेंसी में जाने से पहले एटलीस्ट थोड़ा कंट्रोल हो जाए ताकि हम वो प्रॉपर क्योर करवा पाए। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या स्टेप्स हैं वो अस्थमा अटैक के दौरान ले सकते हो। मुस्कान, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आपने बोला है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश पूरी दुनिया में होने वाली अस्थमा डेथ्स में से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे देश का है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि या तो ज़्यादातर लोगों का अस्थमा डायग्नोस ही नहीं है, जिन लोगों का अस्थमा डायग्नोस भी है वो लोग अपनी दवाइयाँ पूरी तरह ठीक से लेते नहीं, यानी कि जो लोग अपने अस्थमा के इनहेलर्स को ठीक से नहीं लेते उनमें अस्थमा अटैक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इनहेलर आपको डॉक्टर ने बताया है वो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगातार इनहेलर लें। और जब भी आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तब आमतौर पर डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इन केस घर पर कोई समस्या हो, खांसी या सांस में तकलीफ ज़्यादा हो तो आप इनहेलर का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, और कई बार वो एक अलग इनहेलर भी देने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले होम ट्रीटमेंट में यही आता है कि जो भी आपके पास इनहेलर रखा हुआ है उसकी एक्स्ट्रा डोजेज आप ले सकते हैं, और नियर बाई कहीं भी डॉक्टर है तो आप एक बार आप उनकी सलाह ले सकते हैं। और आपके पास अगर नेबुलाइजेशन की सुविधा है घर पर तो आप होम नेबुलाइज भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। तो जब हमने ज़्यादातर देखा है कि जो नेबुलाइजर्स हैं वो डॉक्टर ही अगर देते हैं तो वो ज़्यादा सेफ माना जाता है हमें, क्योंकि हम करते हुए कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर कर देते हैं जिसकी वजह से हमें आगे अपनी सेहत के साथ ही भुगतान करना पड़ता है। तो आप हमें बताएं कि नेबुलाइज़र अगर हम खुद यूज़ करते हैं तो वो सेफ़ है या नहीं है। अगर हम कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं तो होम नेबुलाइजेशन रीजनेबली सेफ हो सकता है, पर अक्सर होता क्या है कि जब भी पेशेंट को होम नेबुलाइजेशन की सलाह दी जाती है तो वो दूसरी परिस्थितियों में भी घर पर ही उसको एक्स्ट्रापोलेट करके इस्तेमाल करते हैं, और कई बार जब मरीज़ की हालत बिगड़ती जाती है तब भी वो इस इंतजार में रहते हैं कि शायद अब ठीक हो जाए तबीयत, शायद अब ठीक हो जाए, और ऐसी स्थिति में कई बार मरीज़ की तबीयत बिगड़ जाती है। तो होम नेबुलाइजेशन अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो ही करें। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम की एक बीमारी होती है जो कि लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स करती है। ये बीमारी हमारे देश में उतनी कॉमन नहीं है। ये कंडीशन है जहाँ पर होम नेबुलाइजेशन को एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें कई बार COPD की समस्या होती है, तो इन मरीजों में भी होम नेबुलाइजेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर बच्चे को या बड़े को अस्थमा के कारण सांस में तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो होम नेबुलाइजेशन नहीं कराना चाहिए, खासतौर पर अगर उनकी सांस की गति बहुत तेज़ है, अगर लिप्स का कलर नीला है, ब्लू है, यानी कि इसको साइनोसिस बोलते हैं, ऐसी स्थिति में होम नेबुलाइज कराना रिस्की हो सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार विशेष परिस्थितियों में आप होम नेबुलाइज करा सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल थे लोगों के, जो कि हमने हमारी जो पिछली वीडियोस हैं, ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप है, उनमें एक सवाल बहुत कॉमन था कि अस्थमा हम अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं या नहीं पा सकते। मुस्कान, इसी टॉपिक पर पिछले साल भी वर्ल्ड अस्थमा डे पर हमारा एक डिटेल वीडियो है, तो मेरा दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप उस डिटेल वीडियो को ज़रूर देखें। पर उसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि अस्थमा होता क्यों है, इस फैक्टर पे अगर हम फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी लाइफ में सभी लंबे समय तक होने वाली बीमारियों के लिए ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले है कि एयर इन विच वी ब्रेथ, यानी कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसकी तरफ फोकस करना बेहद ज़रूरी है। अब चूंकि अस्थमा हमारी लंग्स की बीमारी है तो एयर की तरफ फोकस करना सबसे ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। हमारे जो घर के अंदर की हवा है, यानी खासतौर पर घर के बेडरूम की, क्योंकि बेडरूम में हर इंसान आमतौर पे 8 से 10 घंटे स्पेंड करता है, और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे कम से कम 12 से 14 घंटे उसमें स्पेंड करते हैं। अगर बेडरूम का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा का आदान प्रदान अच्छा नहीं है, बेडरूम में अगर धूप नहीं आती,
अगर बेडरूम में सीलन है किसी भी प्रकार की, तो कई सारे जो जीव जंतु हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, जैसे कि मोल्ड ग्रोथ, जिसको कि हम फंगस या काई जमना कहते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा हाउस डस्ट माइट एक तरह का एलर्जन है जो हमारे बिस्तर, गद्दे, तकिए इनमें हो जाता है, इसकी भी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। तो जो हमारे बेडरूम की हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे अस्थमा को कंट्रोल करने की दिशा में। बेडरूम के अलावा अगर हमारे घर में हम बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, हम लकड़ियाँ जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, तो ये जो एयर पोल्यूशन करता है ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई स्मोकर हमारी फैमिली में है, वो भी हमारे एक्सपोजर का काफ़ी बड़ा कारण होता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि स्मोकर घर के बाहर स्मोक करके आया है, लेकिन जब वो घर में आता है तो अगले 6 घंटों तक उसके सांस से निकलने वाली जो हवा है उसमें भी स्मोक के पोल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग, कि जब कोई दूसरा स्मोक कर रहा है और उसके स्मोकिंग करने के कारण आपको जो टॉक्सिन्स मिल रहे हैं, ये हो गया सेकेंड हैंड स्मोकिंग। स्मोकिंग एक और बड़ा कारण है जो हमारे अस्थमा को बढ़ाता है। अब हम बात करें आउटडोर एयर पोल्यूशन की। अगर हमारा घर किसी मेजर हाईवे के आसपास है या हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पे ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, इससे हमें बचना होगा। इसके अलावा अगर हमारा घर ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ के कारण होने वाला पोल्यूशन भी अस्थमा को बढ़ाता है। तो एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी तरफ फोकस करना बेहद ज़रूरी है। एयर के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारी डाइट, यानी हम क्या खाते हैं। पहले भी जैसे हमने बात करी थी कि पैक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स, इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, खासतौर पर विटामिन डी, विटामिन B12, इनका हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तीसरी जो चीज़ आती है वो है फिजिकल एक्टिविटी। जैसे हम लोग हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए, शरीर की हेल्थ के लिए, मसल्स को बनाने के लिए जिमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, डांस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारी लंग्स के लिए, यानी हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जो सांस से संबंधित हमारी मसल्स है उनकी भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ न कुछ एक्सरसाइज हम डेली ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज करने से हमारे सांस के सिस्टम से जुड़ी मसल्स मजबूत होंगी और इसके साथ साथ जो टॉक्सिन हमारे लंग्स में गए हैं हवा के साथ साथ, उनको बाहर निकालने में भी हेल्प मिलेगी। तो एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ। आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल में घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन अगर फैमिली में किसी तरह की हार्मोनी में कोई डिस्टर्बेंस है, जैसे कि पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा होता है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जो कि माता पिता बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चे भी उनसे अछूते नहीं रहते। एडल्ट्स की हम बात करें तो कई बार वर्क रिलेटेड, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ के कारण स्लीप से जुड़ी हुई जो समस्याएं, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं होती है, और ऐसी स्थिति में उनको कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं रहती है। और जब हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो इसका हमारे बॉडी के ऊपर काफ़ी असर होता है। कई तरह के ऐसे केमिकल चेंजेज हैं जिसके कारण हमें एलर्जी और उससे जुड़ी हुई समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम इन 4 चीज़ों की तरफ फोकस करें तो निश्चित तौर पर बिना दवा के हमारा अस्थमा कंट्रोल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जैसा हमने वीडियो के शुरू में बात करी थी कि अस्थमा 60 से 70% लोगों में एलर्जी के कारण होता है, तो हम एलर्जी टेस्ट कराएं और ये पता करें कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, और जिस चीज़ से एलर्जी है उससे हम बचने का प्रयास करें। और अगर बचना संभव नहीं हो तब हमें एलर्जी का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसे हम एलर्जन इम्यूनोथेरेपी के नाम से जानते हैं। और ये एलर्जन इम्यूनोथेरेपी प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हमें निश्चित तौर पर अस्थमा को कंट्रोल करने में, परमानेंटली क्योर करने में हेल्प करता है। सर, ये तो बात हो गई कि अगर हमें अस्थमा है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, पर बात आती है जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनमें अस्थमा बहुत जल्दी डायग्नोज होने लग गया, तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, जिससे जो उनका अस्थमा है वो जब तक वो बड़े हों तब तक उससे पहले ही वो क्योर हो पाए, परमानेंटली ठीक हो पाए? तो मुस्कान, यहाँ पर बेसिकली आपका सवाल हमारा जो अभी जवाब था अडल्ट अस्थमा, ऑलमोस्ट उसके सिमिलर ही है। बच्चों में भी अगर हम डाइट की बात करें, बच्चों की डाइट हम हेल्दी रखें,
बच्चों की लाइफस्टाइल में अगर हम कहीं ना कहीं एक्सरसाइज यानी कि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को हम रखें, कम से कम 1.5 से 2 घंटा रोज अगर बच्चे आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत ही अच्छी होगी। और बच्चों में कई बार हम जैसे पार्क में बच्चे खेल सकते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। जो छोटे बच्चे डांस करना चाहते हैं वो डांस में जा सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज से उनकी मेंटल हेल्थ पर भी अच्छा असर आता है और साथ साथ उनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होती है। तो ये दोनों तरह से हेल्प करता है। और इसके अलावा कहीं भी फैमिली की प्रॉब्लम है तो वो बच्चों के साथ शेयर नहीं करें। इन केस कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के सामने डिस्कस हुआ है और बच्चों पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा है, तब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हमें हेल्प लेनी चाहिए। समय पर एलर्जी को डायग्नोस करें, यानी एलर्जी टेस्ट कराएं, और अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो एलर्जी को पकड़ के उसका इम्यूनोथेरेपी हम कराएं तो भविष्य में भी इसका असर होता है और परमानेंटली हम बच्चों में अस्थमा ट्रीट कर सकते हैं। तो सर हमने देखा है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे अस्थमा है तो हमारी जो पूरी डे टू डे लाइफ होती है उसमें बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमें बदलनी पड़ती हैं और नई आदतें अपनानी पड़ती हैं, जिसमें मैंने मेरे घर में देखा है कि मेरे रिलेटिव में किसी को अस्थमा है तो मैंने उनको हमेशा देखा है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो हमेशा सोने से पहले अस्थमा का मतलब इन्हेलर वो हमेशा यूज़ करके ही सोती है। तो ऐसा क्यों ज़रूरी होता है कि उन्हें रात को इन्हेलर लेकर ही सोना? अब कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से रात को इन्हेलर लेना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें 50% से भी ज़्यादा अस्थमा के मरीजों को जो एलर्जी होती है वो हाउस डस्ट माइट के कारण होती है। और ये हाउस डस्ट माइट हमारे बेडरूम में ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हाउस डस्ट माइट की जो ग्रोइंग कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, वो होती है अंधेरा, इंसान के शरीर से गिरे हुए कण और नमी। और ये तीनों चीज़ें हमारे बेडरूम में अवेलेबल होती हैं उनके लिए। इसीलिए पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोगों को यानी 50% से भी ज़्यादा लोगों को एलर्जी का कारण हाउस डस्ट माइट होता है, जो कि आमतौर पर हम बेडरूम में रात को ही जाते हैं तो रात को असर करता है, इसलिए रात को इन्हेलर लेना ज़रूरी हो जाता है। एक और चीज़, वो लोग जिनको एसिडिटी की समस्या है या GERD की समस्या है, यानी कि जो लोग खाना खाने के 2 घंटे के अंदर ही सो जाते हैं, उनमें एसिडिटी के कारण भी रिफ्लक्स प्रॉब्लम होती है और इस एसिड रिफ्लक्स के कारण उनका अस्थमा रात को एग्रीवेट होता है। और इसके साथ साथ अगर आपके बेडरूम में नमी है तो बहुत सारे मोल्ड या फंगस की ग्रोथ है वो भी बेडरूम में ज़्यादा होती है। इन सब की वजह से अस्थमा रात को ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अस्थमा की जो फिजियोलॉजी है यानी हमारी बॉडी का जो केमिकल प्रोसेस है वो इस तरह का होता है कि रात के समय हमारी सांस की नलियों का साइज सबसे सकड़ा होता है। इसके कारण जो हवा का आदान प्रदान वाली जो जगह होती है, सांस लेने का रास्ता होता है, वो सबसे कम होता है। इसीलिए अस्थमा के जो सिम्टम्स है सबसे ज़्यादा रात को होते हैं। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपको इन्हेलर का इस्तेमाल दिन में एक ही बार कर रहे हो तो आपको रात में इन्हेलर ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको दिन में 2 बार इन्हेलर लेना है तो इट्स ओके, आप सुबह शाम दोनों टाइम लें। लेकिन अगर आप दिन में एक ही बार इन्हेलर ले रहे हैं तो आप रात को इन्हेलर ज़रूर से लें। सर इसी के साथ साथ हमने जब हमारे पास ऐसे सवाल आ रहे थे दर्शकों के कि अगर हम ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे फैमिली ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं या सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, बट हमें अस्थमा है, तो ऐसे बहुत लोग डर जाते हैं कि हम पहाड़ों पे नहीं जा पाएंगे, हम शायद ठंडे इलाकों में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी टिप्स जिसकी वजह से वो शायद बाहर घूमने में कंफर्टेबल फील कर पाए। सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आपका अस्थमा अंडर कंट्रोल है तो आपको दूसरी जगह जाने पर भी अगर दिक्कत हुई भी तो बहुत ही कम होगी। यानी कि जब भी आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हो उससे 2 से 3 महीने पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेके अपने इन्हेलर्स को लगातार लेना चाहिए, जिससे कि आपका अस्थमा अंडर कंट्रोल हो। अगर आपको अभी तक अस्थमा डायग्नोस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको कुछ भी मेहनत का काम करने के बाद सांस में समस्याएं, सीढ़ियाँ चढ़ने में समस्याएं, तो आपको टेस्ट करवा के पता करना चाहिए कि आपको अस्थमा है। और अगर आपको अस्थमा है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन्हेलर लें। अगर आप ऑलरेडी इन्हेलर ले रहे हैं तो आप ये पता करें कि आपका अस्थमा अंडर कंट्रोल है कि नहीं। दूसरा, फिजिकल फिटनेस को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। यानी कि आप मैदान वाले इलाकों में रहते हैं, जैसे कि हमारा स्टेट है राजस्थान में आमतौर पर हमें पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम अगर शहरी लाइफ जी रहे हैं तो जनरली बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ से सीधे हम पहाड़ों में जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो फिजिकल जो स्टेमिना की नीड है वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब अगर आप में वो स्टेमिना नहीं है और साथ ही साथ आपको अस्थमा है तो आपकी जो समस्या है वो चौगुनी हो जाती है। तो
अस्थमा के इनहेलर लेने के साथ साथ आपको फिजिकल फिटनेस मेंटेन करके रखनी है, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो कम से कम 2 से 4 हफ्ते पहले, यानी कि अगर आप पहाड़ पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो 2 से 4 हफ्ते पहले आप थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज शुरू कर दें, जिससे कि आपकी फिटनेस अच्छी रहे। और ट्रिगर अवॉइडेंस की थोड़ी जानकारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ट्रेवलिंग में भी कोई समस्या नहीं है। सर इसी के साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन और देखा था कि अगर हम स्विमिंग करना चाहते हैं या जैसे अभी समर्स चल रहे हैं तो बहुत सारी जो फैमिली है वो प्लान करती है कि हम वाटर पार्क जाएंगे या स्विमिंग एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों में अस्थमा होता है या जो पेरेंट्स हैं जो ट्रिप्स वगैरह पे जाना चाहते हैं, वाटर पार्क जाना चाहते हैं, तो क्या स्विमिंग और जो स्विमिंग पूल्स हैं वो उनके लिए सेफ़ है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्विमिंग अस्थमा के मरीजों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। जो बच्चे या अडल्ट अगर अस्थमा से समस्या में है तो वो स्विमिंग उनको करनी चाहिए। स्विमिंग करने से जो उनकी लंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, उनकी समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन स्विमिंग करने से पहले अगर आप इनहेलर लेके जाएंगे तो आपको स्विमिंग करना आसान हो जाएगा और आपको स्विमिंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपका अस्थमा कंट्रोल में नहीं है और तब आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के दौरान आपका स्टेमिना उतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए आपको स्विमिंग करने में भी समस्या आएगी। लेकिन अगर आप इनहेलर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं तो लंग हेल्थ के लिए स्विमिंग एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। सर आज इस वर्ल्ड अस्थमा डे पर ये थे कुछ सवाल जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते थे, और इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी एडवाइस है जो आप हमारे दर्शकों को या जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनको देना चाहें? मैं वापस से 4 चीज़ों की बात करूँगा। कोई भी लंबी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड की समस्या हो, कोई भी हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या हो, अस्थमा, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज हो, इन सभी में हमारी 4 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। पहला, एयर इन विच वी ब्रेथ, ऐसी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो साफ और शुद्ध होनी चाहिए। डाइट हमारी हेल्दी होनी चाहिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज हमें करनी ही चाहिए डेली बेसिस पर। महीने में 20 से 25 दिन हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी नींद पर्याप्त होनी चाहिए। अगर कोई भी नींद से जुड़ी हुई समस्या है तो हम स्पेशलिस्ट की सलाह लेके उसका समाधान कराएं और हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सोशलाइज करें, दोस्तों के बीच में रहें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मनाना सीखें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अस्थमा ही नहीं बाकी सभी लंबी बीमारियों में भी फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और नई जानकारी पाने के लिए अस्थमा और एलर्जी से रिलेटेड। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।